वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपकी अकाउंटिंग जर्नी, अगर आप टैली से करना चाहते हो या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से करना चाहते हो, इवन अगर आप मैन्युअली भी अकाउंटिंग कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट्स नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनके लिए मैं ये पर्सनली ये वीडियो रिकमेंड करता हूँ। सो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ग्रुप्स एक्चुअली में होते क्या। जब हम मैनुअली अकाउंटिंग करते हैं तब हम चीज़ों को एलोकेट करते हैं। अगर कोई एसेट होता है हम उसको एसेट के नीचे करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट के कैटेगरी में लाते हैं। वही काम अपने कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में इजी करने के लिए टैली ने कुछ ग्रुप्स यहाँ पर आपको क्रिएट करके दिए हैं। टैली में ग्रुप्स देखने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना होगा, देन आपको ग्रुप्स में जाना होगा। टोटल आपके पास यहाँ पर 28 ग्रुप्स होते हैं। ये 28 इंक्लूड होते हैं सब ग्रुप्स के भी। अगर आप देखो कैपिटल अकाउंट है, उसके नीचे रिजर्व एंड सरप्लस है, कैपिटल प्राइमरी ग्रुप है और रिजर्व एंड सरप्लस सेकेंडरी ग्रुप है। सो हमें ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर आप ग्रुप्स सिलेक्ट करने के टाइम कोई भी गड़बड़ी कर ले तो आपकी पूरी अकाउंटिंग गलत हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको इसका यूज़ दिखाता हूँ। अगर मुझे कोई भी एंट्री करनी होती है टैली में, जो मुझे वोचर में करनी होती है, यहाँ पर मैं अगर वोचर में जाऊँ, यहाँ पर मुझे कोई भी एंट्री करनी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे पेमेंट करनी है साकिब को 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ ऑल्ट सी से शॉर्टकट, मैं यहाँ पर लेजर क्रिएट करता हूँ साकिब को मुझे पेमेंट करनी है। तो साकिब की यहाँ पर मैंने लेजर क्रिएट कर दी है। अब मुझे देखना है कि ये मैं किसके अंडर रखूँगा। यहाँ पर ग्रुप्स की थॉरो नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक मुझे नहीं पता होगा कि मैं इसको किस ग्रुप में रखूँ तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मुझे पता ये साकिब है, मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ, ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में आएगा। ये नॉलेज एक्वायर करने के लिए कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा, ये ऊपर जो मैंने बनाया ये लेजर होती है, ये किस ग्रुप में जाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा ग्रुप्स के बारे में भी जानना पड़ेगा। वापस मैं अपने ग्रुप्स में अगर जाऊं, ऑल्ट प्लस F1 से मैं अगर इनको कंडेंस करूं तो ये मेरे पास 15 ग्रुप्स आते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया इन ग्रुप्स के सब ग्रुप्स भी होते हैं। ऑल्ट F1 से अगर मैं इनको वापस एक्सपेंड करूं तो यहाँ पर सब ग्रुप्स भी विजिबल होके आ रहे हैं। सो अपनी रजिस्टर और पेन हाथ में रखिए और एक एक करके हम इनको अब पढ़ने वाले हैं। कैपिटल अकाउंट और रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल अकाउंट हमारा प्राइमरी ग्रुप है और इसके अंडर हमारा सेकेंडरी ग्रुप रिजर्व एंड सरप्लस आ रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल अकाउंट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये आपस में रिलेटेड है। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट समझते हैं, उसके बाद हम रिजर्व एंड सरप्लस पे आते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो कोई भी अमाउंट होता है जो एक प्रोपराइटर, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए न्यू बिजनेस। या तो कोई पर्सन अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो वो उस बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट करेगा, या अगर किसी का ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं, उस केस में भी वो अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद देखा था हमने रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले हम रिजर्व देखते हैं। रिजर्व वो पैसा होता है जो हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स में से अलग करते हैं ताकि हम बिजनेस कंटिजेंसीज को फ्यूचर में मीट कर सके। हमें पता है बिजनेस का जो फ्यूचर होता है वो बिल्कुल अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता होता है कि कब क्या होगा हमारे साथ। इसलिए हम अपने बिजनेस को सेफ रखने के लिए कुछ पैसे पहले से ही अलग करके रखते हैं जो हमें बाद में उन बिजनेस कंटिजेंसीज के टाइम काम में आ सके। एग्जाम्पल, फ्लड्स आते हैं, कभी आग लगती है, वो सारे अनफोर्सीन, हमें नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, ये कभी भी हो सकते हैं हमारे बिजनेस में। तो हम इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों से हम बच नहीं सकते, इन चीज़ों के इफेक्ट को हम कम करने के लिए हम पहले से ही कुछ प्लानिंग करके रखते हैं, पहले से ही हम कुछ रिजर्व बना के रखते हैं। देन हमारे पास सरप्लस आते हैं। सरप्लस वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है जो अभी तक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस से निकाले नहीं है बाय एनी रीजंस। कुछ भी रीज़न हो सकता है, बिजनेस ने इस साल फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया और 5 लाख रुपए बिजनेसमैन ने विड्रॉ कर दिए, लेकिन अभी भी 5 लाख रुपए बिजनेस के अकाउंट में है, वो सरप्लस में आएगा। वो हमने अभी अपने प्रॉपराइटर्स को, बिजनेसमैन को नहीं दिया है, तो अभी वो हमारे
अकाउंट्स में ही रहेगा अंडर द हेड सरप्लस। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल का ही पार्ट क्यों है। जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हमें एट द एंड ऑफ द ईयर हमें वो अपने बिजनेस ओनर्स को देना होता है। प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होता है और लॉस से कैपिटल डिक्रीज होता है। दोनों, अगर लॉस होता है वो भी हमें कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल से ही लेस होगा। अगर प्रॉफिट होता है वो भी हमें कैपिटल में ऐड करना होता है और अपने बिजनेसमैन को देना होता है। जो रिजर्व होता है वो हम प्रॉफिट से ही कुछ पैसा असाइड करते हैं। अगर वो पैसा हम रिजर्व में नहीं रखते तो वो पैसा किसको बिलोंग करता है, वो पैसा प्रोपराइटर को बिलोंग करता है, यानी उसकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज होती। सरप्लस अभी भी हमारे अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, अभी वो बिजनेसमैन ने नहीं निकाले। जब वो निकालेगा या हम उसको लास्ट में सेट ऑफ एंट्री करते हैं, हमें वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। दैट्स द रीजन कैपिटल अकाउंट के अंडर रिजर्व एंड सरप्लस आता है। अब आते हैं हम करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स को समझने से पहले हमें एसेट्स समझना होगा। एसेट्स कोई भी रिसोर्स होता है जो कंपनी परचेज करती है या क्रिएट करती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ, जिनका कोई वैल्यू होता है और जो हमें फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मशीनरी हमने परचेज की, मशीनरी एक बार हमने परचेज की, वो मशीनरी हमें फ्यूचर में हमारे लिए प्रोडक्शन करती जाएगी और उससे हमारा रेवेन्यू बिजनेस में आता जाएगा। ऑन द अदर हैंड हमने किसी को गुड्स सेल कर दिए ऑन क्रेडिट, उधार पे किसी को हमने गुड्स भेज दिए, तो वो हमारा डेटर बन गया। इसका मतलब वो क्रिएट हो गया हमारे लिए एसेट और वो हमें फ्यूचर में वो पैसे वापस लौटाएगा। एसेट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। पहली कैटेगरी होती है करंट एसेट्स और दूसरी होती है फिक्स्ड एसेट्स। अभी हम करंट पढ़ने वाले और बाद में हम फिक्स्ड देखने वाले। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर यूज़ होते हैं बिजनेस में। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर टैली से यहाँ पर पिक लिया मैंने, तो बैंक अकाउंट, यहाँ पर कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स, ये सारे जो है ये हमारे करंट एसेट्स कैटेगरी में आते हैं। हमारे बैंक में कैश पड़ा हुआ है या हमारे हाथ में हमारे बिजनेस में कुछ पैसा है, तो वो हमारा करंट एसेट है, वो हम एक साल के अंदर अंदर ही यूज़ करेंगे। कैश हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, छोटे से छोटे काम या बड़े से बड़ा काम हो हमें कैश यूज़ होता है। तो कैश को हम एक ही जगह लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, नहीं तो हमारा बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। कैश हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है। उसके बाद डिपॉजिट्स आता है, ब्रैकेट में लिखा है एसेट्स। डिपॉजिट्स कोई भी हम छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडी बनाते हैं, या कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, जो हम एक साल के अंदर अंदर ही हमें वो मैच्योर होती है वो इन्वेस्टमेंट, हमें वो पैसा सारा मिलता है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस, ब्रैकेट में लिखा है एसेट्स। हम किसी को अगर आम जिंदगी में बात करें तब भी हम किसी को कुछ पैसे उधार देते हैं, तो बिजनेस भी किसी को कुछ पैसे उधार दे सकते हैं और वो पैसे वो एक साल के अंदर अंदर ही लौटाएगा। उसके बाद स्टॉक इन हैंड, हमारे पास जो गुड्स होते हैं जो हम स्टॉक अपने बिजनेस में लाते हैं, हमारा इंटेंशन क्या होता है, हमारा इंटेंशन होता है हमें उसको सेल करना है। अब जितनी जल्दी वो सेल हो सके उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। हम स्टॉक जो होता है हम वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बिजनेस निकालना चाहते हैं, इसलिए जो स्टॉक है वो हमारी करंट एसेट की कैटेगरी में आता है। देन हमारे पास आता है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्या होता है? सन्ड्री डेटर्स वो पर्सन होता है जो हमसे गुड्स उधार पे परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हमारे से गुड्स परचेज करते हैं और फ्यूचर में हमें वो पैसे सारे वो लौटाने वाले होते हैं। तो ये हमारे सारे करंट एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बैंक अकाउंट अगर मैं क्रिएट करूँगा जर्नल एंट्री, तो वो यहाँ पर करंट एसेट के नीचे बैंक अकाउंट में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास करंट लायबिलिटी होती है। जैसे हमने करंट एसेट्स से पहले हमने एसेट्स समझा था, इस केस में अभी हम करंट लायबिलिटी से पहले लायबिलिटी समझेंगे। लायबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस होती है बिजनेस पे, जो बिजनेस को पे ऑफ करनी होती है। अगर आप अपनी एग्जांपल लो, आपने किसी दोस्त से कुछ पैसे उधार ले लिए, तो वो पैसे आपको उसको वापस लौटाने हो, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस भी कुछ पैसे उधार लेता है, बैंक से लेता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेता है, वो पैसे वापस फिर उसको पे ऑफ करने होते हैं। अब लाइबिलिटी दो टाइप्स की हो सकती है, या तो करंट हो सकती है या फिक्स्ड हो सकती है। फिक्स्ड के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, अगर आप करंट समझ लो तो आप फिक्स्ड को आराम से समझ सकते हो। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हमें एक साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर टैली में अगर देखूँ मैं, टैली में ऑलरेडी हमारे पास 3 सब ग्रुप्स करंट लायबिलिटी के अंदर दिए गए हैं: ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। सबसे पहले हम
सन्ड्री क्रेडिटर से स्टार्ट करते हैं। आपने किसी से गुड्स परचेज़ किए, क्रेडिट पे परचेज़ किया आपने गुड्स किसी पार्टी से ऑन क्रेडिट, तो वो पर्सन जो है वो आपका क्रेडिटर बन गया, आपको उसको पैसे वापस फ्यूचर में चुकाने हैं और वो फ्यूचर 1 साल के अंदर अंदर ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल के बाद किसी अपने क्रेडिटर को पैसे चुकाए, तब तक वो आपका वेट नहीं कर सकता है। आपको 1 साल के अंदर अंदर ही जिससे आपने सामान लिया आपको उसको पे ऑफ करना ही होगा, नहीं तो वो आपको आगे से गुड्स नहीं देगा। उसके बाद देखते हैं हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्रोविजन, हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो हमारा जीएसटी होता है, हम जीएसटी बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। जीएसटी हमारे पास 2 टाइप्स के रजिस्ट्रेशन हो सकती है। एक टाइप में जो रेगुलर होती है, एक बिजनेसमैन को 1 मंथ के अंदर जितना भी पैसा उसने जीएसटी के नाम पे लोगों से कलेक्ट किया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लोगों से कलेक्ट किया है, उसको वो गवर्नमेंट को पे करना होता है विदिन 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ 1 साल के अंदर अंदर ही आता है। इसका मतलब ये हमारे पास करंट लाइबिलिटी में आएगा। अगर कोई कंपोजिशन डीलर है उसको 3 महीने के बाद यानी कि क्वार्टरली उसको टैक्स भरना होता है, जीएसटी भरना होता है, तब भी वो 1 साल के टेन्योर के अंदर अंदर ही आएगा। देन लास्टली आता है हमारा प्रोविजन। रिजर्व का प्रोविजन के साथ काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है। आज मैं आपको वो कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आप पहले वाले एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर हमने रिजर्व के बारे में देखा था, इस बार हमें अब रिजर्व और प्रोविजन को हम साथ साथ समझेंगे। रिजर्व हमने देखा था कि रिजर्व वो कोई भी पैसा होता है जो हम असाइड करते हैं टू मीट द कंटिजेंसीज जो हमारे दिमाग में अभी नहीं होते। एग्जाम्पल हमने देखी थी, कभी आग लगती है, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आता है जो हमें नहीं पता होता है, हम उसके लिए पहले से ही कुछ पैसे असाइड करते हैं ताकि हमें बाद में जो नुकसान हुआ है हमें वो ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए, हम उसको जल्दी से कैपिटलाइज कर पाए। ऑन द अदर हैंड प्रोविजन हम उस केस में रखते हैं, ये भी हम पैसा असाइड रखते हैं फ्रॉम प्रॉफिट्स, प्रॉफिट से हम असाइड रखते हैं कुछ पैसे, लेकिन इस बार किसके लिए हम रखते हैं, इस बार हम टू मीट द लॉसेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी हैपन। जो हमें पता होता है कुछ लॉसेस होने वाले, हम उसके लिए पहले से ही कुछ पैसा अलग रखते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोविजंस। एग्जाम्पल यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप किसी को वारंटी दे रहे हो, आपने फॉर एग्जाम्पल फ़ोन आपने सेल कर दिया, मोबाइल फ़ोन आपने सेल कर दिया, आईफोन आपने सेल कर दिया किसी को, आप उसको 1 साल की वारंटी देते हो। 1 साल की वारंटी का मतलब क्या होता है, 1 साल के अंदर अंदर अगर उसको फ़ोन कभी भी ख़राब होता है तो आप उसको रिप्लेसमेंट की गारंटी देते हो। अगर आपने ऐसा कुछ प्रोविज़न रखा है अपने पास, आप वारंटी देने वाले हो, तो आपको ये दिमाग में मान कर चलना है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट ख़राब होने वाला है, किसी ना किसी में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम पहले से ही कुछ पैसे या कुछ फ़ोन्स असाइड रखते हैं, नॉर्मली पैसे असाइड रखते हैं ताकि अगर किसी का फ़ोन ख़राब हो गया, हमें उसको रिप्लेसमेंट की लायबिलिटी हमारे ऊपर आ गई, तो तब हम उसको इमिजिएटली वो सेट ऑफ कर सके। ऐसा नहीं हो कि हाँ हमारे पास तब कुछ पैसा ही नहीं होगा, हम उसको तब वो प्रॉमिस जो है वो हम तब पूरा ना कर पाए। देन वी हैव डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के साथ पढ़ने वाले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। ये परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट पजलिंग टॉपिक है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक को समझने में। डायरेक्ट एक्सपेंस वो सारे एक्सपेंस होते हैं, अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें, जो एक बिजनेस इनकर करता है अपने गुड्स को शोरूम तक पहुंचाने के लिए, और वो सारे एक्सपेंस जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इनकर करता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसको आपके लिए ब्रेक डाउन भी करूँगा। एग्जाम्पल हमारे पास फ्रेट, अनलोडिंग, इंश्योरेंस, एक्स्ट्रा। फर्दर मोर इट इज़ अ ट्रेडिंग अकाउंट आइटम। समझते हैं, पहले ब्रेक डाउन करते हैं इसको। ट्रेडिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होता है। ट्रेडिंग में सिंपली हम मार्केट से बने बनाए गुड्स परचेज करते हैं और उनको हम रीसेल करते हैं। 5 रुपीज़ के हम कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और उनको हम 10 रुपीज़ में सेल करते हैं, बीच में अपना मार्जिन रखते हैं। ट्रेडिंग में हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, फिर रॉ मटेरियल को हम फर्दर प्रोसेस करके उनको फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल फ़ोन फैक्ट्री में देखें, एक मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। सबसे पहले वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल में वो CPUs परचेज करते हैं, कैमरास परचेज करते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं, फिर उन सब इक्विपमेंट्स को वो फैक्ट्री में वर्कर्स प्रोसेस करते हैं, फिर जाके वो एक कंप्लीट मोबाइल फ़ोन तैयार करते हैं। अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारा टॉपिक था डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग कंसर्न के लिए डायरेक्ट
डायरेक्ट एक्सपेंस वो सारे एक्सपेंस हो गए जो एक बिजनेस को गुड्स अपने शोरूम तक पहुंचाने के लिए इनकर करने पड़ेगी। गुड्स एक जगह पे बने हुए हैं तो वहाँ से उनको ट्रक में कैरी करके अपने शोरूम तक लाना होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बीच में लगता है वो सारा एक्सपेंस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। बीच में हमें इंश्योरेंस भी करना पड़ेगा और वो भी हमें गुड्स को अपने शोरूम तक लाने के प्रोसेस में इनकर करने पड़ते हैं। फिर एक बार गुड्स हमारे शोरूम तक आ गए उनके बाद उनको अनलोडिंग करके ट्रक से वापस उतारना है और अपने शोरूम में रखना है। हमें अपने लेबर्स को कुछ पैसे अनलोडिंग चार्जेस देने होंगे, वो भी सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें, सबसे पहले रॉ मटेरियल से लेकर हमारे फिनिश्ड गुड्स बनने तक जितने भी एक्सपेंस हो गए वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर मुझे मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल हमने देखा था, सबसे पहले मुझे CPU परचेज़ करना पड़ेगा, रैम परचेज़ करनी पड़ेगी, रोम परचेज़ करनी पड़ेगी, अलग अलग इक्विपमेंट्स कैमराज मुझे परचेज़ करने पड़ेगी, डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें मैं एक साथ इनको ऐड करके ये मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। फर्दर मोर जो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये हमारे गुड्स के कॉस्ट में ऐड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न की बात करते हैं, अगर आपने 5 रुपये में कोई गुड्स लाए, उसको आपको 2 रुपये ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ा, उसके बाद 1 रुपये आपको अनलोडिंग देनी पड़ी, तो इस बार आप नहीं कहोगे कि मेरे गुड्स का कॉस्ट मुझे ये गुड्स 5 रुपीज़ में पड़े हैं, आप कहोगे कि ये गुड्स जो है ये मुझे 8 रुपीज़ में पड़े हैं। अब इस गुड्स का कॉस्ट 8 रुपीज़ होगा। अगर आपने 10 रुपीज़ में सेल कर दिया, इसका मतलब आपने 2 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 5 रुपीज़ में परचेज़ किया और 10 रुपीज़ में सेल कर दिया तो मुझे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको प्रोसेस में डायरेक्ट एक्सपेंस भी कुछ इनकर करने पड़े। और जो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जब हमें एंट्री करनी होती है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन की हम एंट्री करेंगे अपने, जब हम प्रॉपर जर्नल पढ़ेंगे, और जो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जब हम एंट्री करेंगे प्रॉपर जर्नल में, तो ये जब हम एंट्री करेंगे ये डिस्प्ले कहाँ पर होगा, ये डिस्प्ले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में ये डिस्प्ले होगा। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर टैली में, अगर हम नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए तो यहाँ पर जो आपको ऊपर दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पर ही आपका डायरेक्ट एक्सपेंस शो होगा। इसका मतलब क्या होता है, ये आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड होगा। आगे बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस दैट आर इनकर्ड टू सेल द गुड्स। ये सिंपल है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो भी आप एफर्ट्स करोगे अपने गुड्स सेल करने में, बोथ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में, वो सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। आपने शोरूम में गुड्स रख लिए, उसके बाद आपके यहाँ कस्टमर आता है, आप कस्टमर को अच्छे से ग्रीट करते हैं, उसको एंटरटेनमेंट के लिए उनको कुछ एक्सपेंस उनके ऊपर करते हैं, उनको चाय देते हैं, कोल्ड ड्रिंक देते हैं, ताकि वो इंड्यूस हो और कुछ परचेज हमारे शोरूम से करें। ऐसे हमारे शोरूम में कुछ स्टाफ होता है, हमें स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है, वेज देने पड़ते हैं, ये सारे एक्सपेंस हमें करने पड़ते हैं सो दैट हमारे गुड्स जो है वो हम सेल कर पाए। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। सो आई होप कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्लियरिटी आ चुकी होगी। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, आप जल्दी से इनको कमेंट बॉक्स में ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले टी टू स्टाफ, हम अपने स्टाफ को चाय पिलाते हैं, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। पेमेंट टू स्वीपर, जो हमारे शोरूम में सफाई करने के लिए आते हैं लोग, हम उनको कुछ पेमेंट देते हैं, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, जल्दी से आप मुझे बताइए। देन मेंटेनेंस ऑफ शॉप, शॉप में हम कुछ कभी मेंटेनेंस करते हैं, कभी कुछ टूटता है, कांच टूटता है या कुछ और चीज़ें हमें करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, वो सारे एक्सपेंस किस में आएंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी फीस हम पे करते हैं अपनी शॉप का, वो किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनको आंसर कीजिए। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डायरेक्ट इनकम्स को डिस्कस करने वाले हैं और डायरेक्ट इनकम्स को हम इनडायरेक्ट इनकम्स के साथ ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा डायरेक्ट इनकम, सिंपल चाहिए, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन है नहीं। डायरेक्ट इनकम सिंपली वो इनकम होती है जो बिजनेस अपने कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ से कमाता है। एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन मोबाइल फ़ोन का शोरूम या शॉप खोल कर बैठा है,
जो भी वो इनकम मोबाइल फ़ोन सेल करके अर्न करेगा वो सारे इनकम उसकी कोर बिजनेस एक्टिविटीज से इनकम होगी, यानी कि डायरेक्ट इनकम होगी। एक जनरल डेफिनेशन अगर आप अपने दिमाग में बिठा लें, वो कोई भी इनकम जो बिजनेस अर्न करता है, जिसके लिए बिजनेस एग्जिस्ट करता है, वो सारे उसके लिए डायरेक्ट इनकम हो गए। कोई कॉफ़ी शॉप कैफ़े खोल के बैठा है, वहाँ पर कॉफ़ी वो लोगों को सर्व करता है, तो कॉफ़ी बेचना उसके लिए डायरेक्ट इनकम होगा। इट इज़ अ ट्रेडिंग अकाउंट आइटम, ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। देन हम डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स क्या होता है। वो सारे इनकम्स जो बिजनेस अपने नॉन कोर एक्टिविटीज़ से अर्न करते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट इनकम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास हीप ऑफ न्यूज़पेपर जमा हो चुके हैं जो आप हर रोज़ सुबह सुबह पढ़ते हैं। तो किसी दिन आप डिसाइड करते हो कि हमें इन सब न्यूज़पेपर्स को सेल करेंगे मार्केट में। तो वो न्यूज़पेपर सेल करने से आपके लिए जो इनकम होगा वो आपका इनडायरेक्ट इनकम होगा। हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, हम एज्यूम करते हैं कि हम मोबाइल शॉप चलाते हैं, मोबाइल सेल करना हमारे लिए डायरेक्ट इनकम है। लेकिन इस बार हम कुछ स्क्रैप सेल कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मोबाइल कुछ टूटे हैं, वो हमारे पास स्क्रैप अब जमा हो गया, प्लास्टिक वाले को हम बेचते हैं, तो वो सारा हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होगा। फर्दर मोर इट इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम, ये सारा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले करंट एसेट्स पढ़े थे। करंट एसेट्स हमने वो रिसोर्सेज देखे थे जो बिजनेस एग्जॉस्ट करता है, यूज़ करता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऑन द अदर हैंड जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ये हम एक बार ही परचेज करते हैं लंबे टाइम तक हमारे बिजनेस में रहते हैं और हमें कोई भी इरादा नहीं होता है हम इनको नियर बाई फ्यूचर में रीसेल करें। ये हमारे बिजनेस को हेल्प करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने में। अभी एग्जाम्पल में आएगा। एग्जाम्पल हमारे पास है मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। सो एग्जाम्पल से आप समझते हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आपने परचेज कर दिया, सोफ़ा आपने परचेज कर दिया, अलमीरा आपने परचेज कर दिया, वो सारे एसेट्स आपके बिजनेस में लंबे टाइम तक रहने वाले। ऐसे ही मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मशीनरी परचेज की, आप एक कॉफ़ी शॉप रन करते हैं, कॉफ़ी शॉप में आपने कॉफ़ी मेकर एक मशीनरी परचेज़ कर दी। वो मशीनरी लंबे समय तक आपके लिए कॉफ़ी बनाते रहेगी, आपके बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करते रहेगी। सो एज एन अकाउंटेंट, जब भी आपके पास कोई मशीनरी आएगी, आपका बिजनेस कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज़ करेगा, आपको उसको हमेशा फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में रखना है। फिर एक खुद ही बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिफ्लेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास ग्रुप आता है इन्वेस्टमेंट्स का। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आपकी कंपनी ने किया, आपके बिजनेस ने किया, वो सारे इसी इन्वेस्टमेंट के ग्रुप के अंडर आपको शो हो गए। और वैसी बात है अगर आपने सही ग्रुप एंट्री के टाइम सिलेक्ट किया हो तो। इन्वेस्टमेंट की अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें, इन्वेस्टमेंट में बी डिफाइंड एज पार्टिंग फ्रॉम मनी। हमारे पास कुछ पैसे हैं, हम वो पैसे चाहे तो अपने पास भी रख सकते थे, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम उस पैसे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। पार्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने से दूर करना। हमारे पास पैसे है, हम उस पैसे को अपने से दूर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं विद द एक्सपेक्टेशन। हमारे अंदर ये उम्मीद होती है, होप होता है, जो पैसे हमने लगाया ये पैसे हमें फ्यूचर में कुछ अर्न करके देगा। एग्जाम्पल है हमारे पास शेयर्स, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकती है। शेयर्स, फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी के हमने शेयर्स परचेज कर दिए, वो कंपनी हमें, जब तक हमने उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, वो कंपनी हमें डिविडेंड भी दे सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी डिविडेंड दे हमें, लेकिन वो हमें डिविडेंड दे सकती है। वो भी हमारे पास रिटर्न हो गए जो हमने पहले एक्सपेक्ट कर लिए थे। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स या प्रेफरेंशियल शेयर्स, उनके ऊपर हमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी जब होगी हमें अपना पैसा वापस मिलेगा। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट जब हम किसी कंपनी में अपना पैसा डालते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होगा। बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड हियर। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की हो, शॉर्ट टर्म लेस देन 1 साल के अंदर अंदर ही आप पैसा लगा रहे हैं और किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, 1 साल के अंदर अंदर ही आप बेच रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म किसी कंपनी में रहना चाहते हो, तब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, वो भी इसी इन्वेस्टमेंट हेड के अंदर रिकॉर्ड होने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास अब आता है लोन्स, जिसको ब्रैकेट में लिखा है लाइबिलिटीज़ या लाइबिलिटी। ये क्यों लिखा है? ये इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लिखा है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि हमने ये लोन्स किसी को दिए है या किसी से हमने लोन्स लिए हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लाइबिलिटी आ चुका है, तो इसका मतलब हमारे सर के ऊपर लाइबिलिटी
आ चुकी है। लायबिलिटी हमने पढ़ा था, लायबिलिटी हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस होते हैं जो हमें पे ऑफ करने होते हैं। इसका मतलब लोन्स हमने लिए और ये लोन्स हमें पे ऑफ करने होंगे। लोन्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जो हमें ज़्यादातर डे टू डे लाइफ में जिनके साथ हमें डील करना होता है वो कुछ ही होते हैं, और कुछ के एग्जाम्पल भी यहाँ पर टैली ने ऑटोमेटिकली पहले से बना कर रखे हैं एज ए सब ग्रुप। सबसे पहले आता है हमारा बैंक ओडी। ओडी का फुल फॉर्म होता है ओवरड्राफ्ट। ये हमारे करंट अकाउंट होल्डर जो होते हैं बैंक में, उनको फैसिलिटी दी जाती है कि वो अपने जो करंट अकाउंट है उसको ओवरड्रॉन कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अगर उनके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं और उनको किसी क्रेडिटर को 7 लाख रुपए पे करने हैं, 2 लाख रुपए की डेफिशिएंसी है, वो 2 लाख रुपए फिलहाल के लिए बैंक दे सकता है सो दैट उनका जो कस्टमर है वो अभी अपना डेट पे ऑफ कर सके। ओवरड्राफ्ट की लिमिट होती है बेस्ड ऑन कि अकाउंट होल्डर के रिलेशनशिप बैंक के साथ कैसा है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उसी के हिसाब से ओवरड्राफ्ट की लिमिट भी सेट की जाती है। देन आते हैं हमारे पास सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स वो लोन्स होते हैं दैट आर बैक्ड बाय सम एसेट्स। इसका मतलब क्या होता है, वो कोई भी लोन जो हम लेते हैं जिसमें हमें कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है बैंक को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जहाँ से हम लोन लेते हैं, उनको हमें कुछ एसेट उनके पास गिरवी रखनी होती है। वो एसेट हमारे पास ही रह सकती है, हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं इन सम कंडीशंस, लेकिन वो गिरवी रहती है बैंक के पास। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट अगर हम जो पैसे हमने एज अ लोन लिए हैं अगर हम वो नहीं पे ऑफ कर पाए तो बैंक ट्रक लेकर आएगा और वो एसेट्स हमारे से लेकर जाएगा। देन वी हैव अनसिक्योर्ड लोन्स। ये बिल्कुल अपोजिट होता है सिक्योर्ड लोन्स के। इसमें हम कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखते हैं बैंक के पास। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो बैंक हमारा कुछ भी नहीं कर सकती है। ऐसे लोन्स काफ़ी कम दिए जाते हैं, सिक्योर्ड लोन्स ज़्यादा दिए जाते हैं। सो अगर आपने कभी सिक्योर्ड लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से ले लिया तो उस केस में आपको एंट्री क्या करनी होगी, आपके पास कैश आएगा और कैसे आएगा, लोन की फॉर्म में आएगा। वो लोन जो है वो आप इस वाले ग्रुप के अंडर रखोगे, अंडर दिस सब ग्रुप सिक्योर्ड लोन्स, सो दैट जब आप बैलेंस शीट देखो आप आराम से देख पाओ सिक्योर्ड लोन्स के अंदर आपको एक लेजर बनी हुई दिखेगी जो आपको ये शो करेगी कि आपने सिक्योर्ड लोन्स इतने अमाउंट का किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है। मिसलीनियस यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा गया है। मिसलीनियस एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिखा है एसेट्स। काफ़ी मज़ेदार सा ये ग्रुप है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। Miscellaneous expenses assets. It's a group for recording, incorporating and pre-operative expenses. इस ग्रुप में हम जो हमें incorporating के टाइम पे जो हमें expenses लगे हैं या pre-operative expenses एक ही बात है, ये हम इस ग्रुप में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये क्या होते हैं incorporating and pre-operative? फॉर एग्जाम्पल आपने प्लांट एंड मशीनरी सेटअप कर दी, एक फैक्ट्री आपने पूरी की पूरी सेटअप कर दी जिसके अंदर आप मोबाइल फ़ोन्स के डिस्प्ले बनाते हो, स्पीकर्स बनाते हो, बैटरीज बनाते हो, अलग अलग मोबाइल इक्विपमेंट्स बनाते हो। कितनी बड़ी फैक्ट्री होगी वो, कितना खर्चा आएगा उसके ऊपर, वो सारे खर्चे आप इसी मिसलेनियस एक्सपेंसेस के ग्रुप के अंडर शो करोगे। कंपनीज एक्ट डज नॉट अलो यू टू रिकॉर्ड एंटायर लॉसेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। इस लाइन से ही ये मिसलेनियस एक्सपेंस का ग्रुप ऑरिजिनेट हो गया। इसका मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया, आपने एक पूरी की पूरी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, आपको फॉर एग्जांपल 50 करोड़ रुपए का एक्सपेंस आपको करना पड़ा। 50 करोड़ एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। आपने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, अभी आप खाली बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हो, अलग अलग मशीनरीज ला रहे हो, उनको सेटअप कर रहे हो। इस सारे में आपको 50 लाख रुपए का एक्सपेंस आपको हो गया। अब फाइनली आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से आपने फाइनली बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये सारे आपके एक्सपेंस हैं। सो अगर आप पहले ही साल में ये सारे एक्सपेंसेस दिखाओगे तो आपकी बुक्स पूरी की पूरी इम्बैलेंस हो जाएगी। आपको एक ही पहले ही साल में एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आपने कमा लिया, पहले ही साल में आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर दिया, लेकिन आप एक्सपेंस 50 करोड़ दिखा रहे हो, तो आपको बारी लॉस आपकी बुक्स में शो होने लगेगा, जो कि इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट आपको अलो नहीं करेगा। इसके अंदर सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने 50 करोड़ रुपए की एक फैक्ट्री सेटअप कर दी है तो ये 50 करोड़ का फ़ायदा आप एक ही ईयर में नहीं उठाओगे, आप इसको अलग अलग आने वाले 10, 20, 30 सालों में आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। तो कंपनीज एक्ट आपको कहता है कि अगर आप इसका फ़ायदा आने वाले सालों में उठा रहे हो तो पहले ही साल में आप क्यों लॉस दिखा रहे हो, आप इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप पहले ही साल में आप 50 लाख रुपए सेट ऑफ कर रहे हो तो जो बाकी बैलेंस बचेगा वो आप आगे फॉरवर्ड कीजिए और वो आप इस ग्रुप के अंडर मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स के अंडर रखिए। अब कुछ बच्चे बताएंगे सर एसेट्स कहाँ से, ये हमारे लिए एसेट्स कहाँ से।
अब बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ही नहीं आती है, जो हमारे लेजर्स लास्ट में बचते हैं उनको भी हमें बैलेंस शीट में ही दिखाना होता है, ऑफकोर्स जो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी। अब जो हमारा ये एक्सपेंस की लेजर जो होगी इसकी बैलेंस होगी हमारी डेबिट बैलेंस होगी, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस की बैलेंस डेबिट होती है, इसलिए ये हमारा एसेट साइड में शो होने लगेगा, क्योंकि एसेट्स की भी बैलेंस डेबिट ही होती है। आगे आता है हमारे पास परचेज अकाउंट। एज ए नेम सजेस्ट, इसके नाम में ही आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही होगी। परचेज अकाउंट में हम कंपनी की परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं, बीट इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, एग्जेम्प्टेड या कोई भी रेट से जीएसटी लग रहा हो, वो सारे परचेजेस हम परचेज अकाउंट में शो करने वाले। इंटर स्टेट मीन्स अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट कुछ परचेज कर रहे हैं तो वो हमारा इंटर स्टेट में आएगा। इंट्रा स्टेट मीन्स एक ही स्टेट के अंदर अंदर हम परचेज कर रहे हैं, वो हमारा इंट्रा स्टेट आएगा। एग्जेम्प्टेड होता है वो परचेजेस, हम परचेज की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। या 18% होता है हमारे पास, 12%, 5%, अलग अलग जीएसटी रेट्स होते हैं हमारे पास। जो कोई भी आप परचेज कर रहे हो वो सारा इस परचेज लेजर के अंदर, परचेज के ग्रुप के अंदर शो होने वाला है। इवन जो आप परचेज रिटर्न करोगे वो भी आपको परचेज अकाउंट के अंदर ही शो करना होगा। जब आप परचेज रिटर्न करोगे तब आपको एक परचेज रिटर्न की लेजर क्रिएट करनी होगी, वो आप परचेज अकाउंट के अंदर वो लेजर क्रिएट करोगे और उसको फिर आप नेगेटिव इफेक्ट देने के लिए आप परचेज को क्रेडिट करोगे। देन वी हैव आवर सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमें सेल्स रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। इस ग्रुप में हमारे पास जितने भी हम सेल्स करेंगे, बीट डोमेस्टिक, अगर हम अपने ही इंडिया में कुछ सेल्स कर रहे हैं वो भी हमें सेल्स ग्रुप में ही लिखनी होगी। अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी हमें इसी ग्रुप में लिखनी होगी। एवरी टाइप ऑफ सेल्स आर रिकॉर्डेड हेयर। हर टाइप की सेल यहाँ पर रिकॉर्ड होती है। अगर वो इंटर स्टेट हो, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट कुछ सेल कर रहे हैं, या इंट्रा स्टेट हो, एक ही स्टेट के अंदर अंदर हम कुछ सेल कर रहे हैं, या एग्जेम्प्टेड हो जिसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है, या 18% हो, 18% जीएसटी के रेट से कोई भी जीएसटी रेट हो, वो सारे जितनी भी सेल्स है वो हमें इसी सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करने होते हैं। और सेल्स अकाउंट हमारा इंटीग्रेट करके होता है जीएसटी के साथ, जो हमें एट एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमें बताता है कि हमारा आउटपुट कितना जनरेट हो चुका है सेल से हमारा आउटपुट बढ़ता है। सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो क्रिएटेड अंडर दिस ग्रुप। जो भी हम सेल्स रिटर्न करते हैं उसको भी हमें इसी ग्रुप के अंडर, सेल्स अकाउंट के अंडर ही रिकॉर्ड करना होगा। अगर हमने कुछ गुड्स वापस अपने डीलर को दे दिए जैसे हमने वो परचेज किए थे, वो भी हम इसी सेल्स ग्रुप के अंडर रिकॉर्ड करेंगे। एंड फाइनली हमारे पास लास्ट में जो ग्रुप आता है वो सस्पेंस अकाउंट है। सिंपल सा अकाउंट है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने की बात नहीं है। सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड व्हेन वी डोंट हैव सर्टेनिटी रिगार्डिंग एनी ट्रांजेक्शन। सस्पेंस अकाउंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता नहीं होता है कि अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन की है, हमने किसी को पैसे दिए हैं, तो वो पर्सन कौन है, रिसीविंग पर्सन कौन है, हमने किसको पैसे दिए, और अगर हमने किसी से पैसे लिए तो वो पर्सन कौन है, हमने किससे पैसे लिए। जब हमें ऐसी अनसर्टेनिटी होती है तब हम सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं। सस्पेंस अकाउंट हमें हेल्प करता है बुक्स को इंटैक्ट रखने में। अगर आपने किसी को पैसे दे दिए, अभी आपको पता नहीं है कि किसको आपने पैसे दे दिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप उसको बुक्स में दिखाओगे ही नहीं। उससे प्रॉब्लम क्या है, उसमें आपके बुक्स में जो आपने अमाउंट पे किया है वो अभी भी शो कर रहा होगा। दैट मीन्स कि आपके बुक्स में फॉल्स कैश पड़ा हुआ होगा जो आपके बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सस्पेंस अकाउंट ही यूज करोगे, कम से कम आपके जो अकाउंट्स है वो अपडेटेड रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने 10,000 रुपये किसी को पे किया है जो हमें नहीं पता है हमने किसको पे किया है। इस इवेंट में क्या हो रहा है, 10,000 रुपये हमारे से कैश निकल रहे हैं, एसेट हमारे से निकल रहा है, कैश हम कम हो रहा है, तो क्रेडिट होगा। अब मसला आता है कि डेबिट हम किसको करें। अभी हमें पता नहीं है कि ये 10,000 रुपये हमने किसको पे किया है। जब हम बाद में अपने बैंक अकाउंट से देखेंगे, स्टेटमेंट्स देखेंगे या अपने कैशियर्स को पूछेंगे, तब हमें पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम एक एंट्री पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये हम कम करेंगे अपने अकाउंट्स में से, और जब हमें पता चलेगा तो ये सस्पेंस अकाउंट हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। सस्पेंस अकाउंट की जगह हम प्रॉपर उस पर्सन का नाम डालेंगे। अब आता है हमारे पास ब्रांच एंड डिवीजन, जो मैंने बताया था आपको, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ब्रांच एंड डिवीजन, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है और आपके अलग अलग जगहों पे ब्रांच हैं और आप उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहते हो, वो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो। टैली आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, अगर आप अपने ब्रांच के साथ कुछ डीलिंग करते हो, उनको कुछ स्टॉक बेचते हो या कुछ
चीज़ें उनको खर्च करने के लिए एक्सपेंस देते हो, वो भी आप यहाँ पर आराम से रिकॉर्ड रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको उस ब्रांच का कंप्लीट एक्सेस नहीं होगा, वो उस पर्टिकुलर ब्रांच में जो कंपनी बनी होगी वो वहाँ पर ऑपरेट होगी। टैली आपको मल्टीपल कंपनीज भी बनाना एक ही टैली में परमिट कर सकता है। आप अगर अकाउंटेंट हो, एक से ज़्यादा बिजनेसेस की आप अकाउंटिंग संभाल रहे हो, और अगर आप सीए हो तो उस केस में भी आप मल्टीपल क्लाइंट्स की कंपनीज टैली में क्रिएट कर सकते हो और उनको ऑपरेट भी कर सकते हो। और अगर आप एक से ज़्यादा बिजनेसेस रन कर रहे हैं तो सेपरेटली आप हर एक बिजनेस की कंपनी अलग से बना सकते हैं। दैट्स एंड फॉर दिस वीडियो।